नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का सबसे बर्निंग टॉपिक यही चल रहा है। रिसेंटली अभी इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत इंटरेस्टिंग एडिटोरियल आया था कि जो भी ये यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रही है, यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज़ दे रहे हैं। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को हो गया है कोविड-19। तो ये बातें भी उठ रही हैं कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस कोविड-19 के चलते प्रेसिडेंशियल रेस को छोड़ दें। तो वो एक अलग इशू हो जाता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंशियल रेस को छोड़ देते हैं तो क्या होगा। उसके लिए भी मैं आज एक वीडियो अपलोड करूंगा। साथ साथ इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि अगर प्रेजेंट अरेंजमेंट्स को देखा जाए तो कैसे डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा जो बाइडेन के रिस्पेक्ट में हावी पड़ सकता है। तो कैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब इस समय पे जो बाइडेन को हरा सकते हैं, इसके बारे में कुछ बातें मैं आज आपके साथ बात करूंगा। क्योंकि ज्यादातर जो पोल्स हो रहे हैं, ओपिनियन पोल्स हैं, ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही बोलना है कि ट्रंप हार जाएंगे, बाइडेन जीत जाएंगे। तो इस वीडियो में बस यही बात करूंगा कि वाई डोनाल्ड ट्रंप कैन स्टिल विल द यूएस इलेक्शंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स निकल के आते हैं जो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को जिता सकते हैं यूएस के इलेक्शंस। तो सबसे पहले तो इसके लिए बेसिकली हम लोग यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसीजर्स को बहुत ब्रीफ में देखेंगे। फिर हम देखेंगे वो रीजंस जिसके चलते ट्रंप साहब जीत सकते हैं, ट्रंप साहब के क्या अकॉम्प्लिशमेंट्स रहे हैं जिसके बेसिस पे यूएस की पब्लिक उनको वोट दे सकती है, कैसे ट्रंप एक लॉस्ट इलेक्शन जीत सकते हैं, और फाइनली इसका कंक्लूजन। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड आपकी न्यूज़ बनाता हूँ, रोज एडिटोरियल बनाता हूँ, उसकी पीपीडी को रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। इंस्टा पे जो भी आपकी ज्वाइनिंग क्वेरीज उसके मैं जवाब दूंगा। तो देखते हैं भाई, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो यूएस प्रेसिडेंट के प्रोसीजर में दो शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, एक है आपके प्राइमरीज और एक है आपके कॉकसेस। देखिए क्या होता है कि यूएसए में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। हर पर्सन, देखिए रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी दो इंपॉर्टेंट पार्टी आपकी यूएसए की। अभी रिपब्लिक पार्टी की जो आइडियोलॉजी है रिपब्लिकन पार्टी को, डेमोक्रेट पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो एक जैसी है। तो चाइना को लेके रिपब्लिकन पार्टी की एक पॉलिसी होगी, डेमोक्रेट्स की दूसरी पॉलिसी होगी। ईरान को लेके पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं, यूरोप को लेके, आर्मी को लेके। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी जो मेंबर्स हैं उनके भी अपनी कुछ प्रिसाइज चॉइसेस हो सकती हैं। ओके, तो उन प्रिसाइज चॉइसेस को दिखाने का मौका मिलता है इन लोगों को कहां पे, प्राइमरीज में और कॉकेसिस में। होता यह है दोस्तों कि कॉकेसिस में क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। कॉकेसेस, इन अ कॉकस पार्टी मेंबर्स कैन सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट थ्रू अ सीरीज ऑफ डिस्कशंस एंड वोट्स। प्राइमरी क्या है, इन प्राइमरी पार्टी मेंबर्स वोट फॉर द बेस्ट कैंडिडेट दैट विल रिप्रेजेंट देम इन द जनरल इलेक्शन। समझिए यहां बात पे, या तो कॉकस होगा या प्राइमरी होगा। आपको पता है यूएस में 50 स्टेट्स हैं और इन 50 स्टेट्स में आपकी कुछ हद तक डेमोक्रेट पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी डोमिनेट करती है। हालांकि कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं, लगभग 9 स्टेट्स इस बार के 2020 के इलेक्शन में ऐसा बोला जा रहा है जहां पे ना डेमोक्रेट्स डोमिनेट है और ना ही रिपब्लिकन्स डोमिनेट है। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यूएस का इलेक्शन, बहुत कम समय बताऊंगा कि यूएस का इलेक्शन होता कैसे। तो कुछ स्टेट्स में इस कॉकस वाली मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, कुछ स्टेट्स में इस प्राइमरी वाली मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। कॉकस जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत पुरानी है, 1700s में मेथोडोलॉजी आई थी। कहा जाता है कि जब अमेरिका बना, जब फर्स्ट वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुआ। अब मुझे बताइए फर्स्ट वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस कब हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में। उससे पहले से ये कॉकसेस का सिद्धांत था। और प्राइमरी, तो दोनों में है एक ही चीज, ठीक है ना। बेसिकली आप कह सकते हो कि एक लेआउट देखो तो भाई दोनों में जो पार्टी मेंबर्स हैं वो डिस्कशन करेंगे, स्पेसिफिक पॉलिसी पे अपने स्टैंड देंगे, उन डिस्कशंस को नोट डाउन किया जाएगा और लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे उस पर्टिकुलर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा इलेक्शंस में, इस बात को भी ये लोग कॉकस और प्राइमरी में डिसाइड करते हैं। तो स्टेट्स वाइज होता है। जैसे कि अभी के लिए कहा जा रहा है कि लगभग 10 स्टेट्स हैं यूएस में जो कॉकस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, बाकी सारे प्राइमरी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो बस आप इतना समझ लीजिए, प्राइमरीज और कॉकसेस वो अरेंजमेंट्स हैं जिसके चलते जो पॉलिटिकल पार्टी हैं यूएसए की, वो अपने अंदर इलेक्शन करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव उस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल इलेक्शन में या स्टेट लेवल के इलेक्शन में कहीं पे भी रिप्रेजेंट करेंगे। इंडिया में देख लीजिए, अभी इंडिया में बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। अभी बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इंटरनल पॉलिटिक्स है कि कौन रिप्रेजेंट करेगा एज अ पीएम मोदी। तो कल की डेट में हो सकता है कांग्रेस अगर फुल मेजोरिटी के साथ आ जाए तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में एक लड़ाई हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा।
मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरीके के जो भी हिकअप्स हैं वो यूएस में ना हो, इसलिए यूएस में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्होंने अपना एक इंटरनल सिस्टम बना रखा है वोटिंग का, जिसमें डिस्कशन होता है, वोटिंग होता है, एक मेंबर के एंटीसीडेंट्स को देखा जाता है और उसके बेसिस पे एक इलेक्शन होता है, उनका इंटरनल इलेक्शन, जिसमें वो अपना एक कैंडिडेट चुनते हैं जो उस पर्टिकुलर पार्टी को यूएस के इलेक्शन में या फिर लोकल, स्टेट, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट इन वो ये इलेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है आपका प्राइमरीज और कॉकसेस का सिस्टम, इसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत है नहीं। दूसरा स्टेप होता है नेशनल कन्वेंशन। अब ये जो प्राइमरी और कॉकसेस वाला जो सीन है ये पूरे 4 साल चलता है दोस्तों। चूंकि ये इतना बड़ा है, ये म्युनिसिपल लेवल पे भी हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो रहा है, स्टेट लेवल पे भी हो रहा है, प्रोविंशियल लेवल पे भी हो रहा है, नेशनल लेवल पे भी हो रहा है। तो ये प्राइमरी और कॉकसेस तो लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले होते हैं उससे पहले यूएस की पॉलिटिकल पार्टीज का एक नेशनल कन्वेंशन होता है। जैसे डेमोक्रेट पार्टी का अलग नेशनल कन्वेंशन होगा, रिपब्लिकन पार्टी का अलग नेशनल कन्वेंशन होगा। इस नेशनल कन्वेंशन में जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो चाहें तो अगर उनको कोई ऐसे डिसेंट है कि हाँ भाई वो किसी एक को प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए नहीं ऑप्ट करना चाहते, तो वहां पे वो अपनी राय को रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 17 से 20 अगस्त 2020 में आप देखोगे विस्कॉन्सिन नाम का एक जगह है, वहां पे विस्कॉन्सिन सेंटर है यूनाइटेड स्टेट्स में। वहां पे 2020 का डेमोक्रेट पार्टी का नेशनल कन्वेंशन हुआ। उस नेशनल कन्वेंशन में जो बाइडेन जी ने बोला कि मेरे साथ जो वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है वो है कमाला हैरिस जी। हालांकि वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी कमाला हैरिस होंगी ये पहले ही डिसाइड हो गया था, लेकिन वहां पे जो बाइडेन और कमाला हैरिस साथ खड़े होके पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी को बता रहे हैं कि भाई हम आपको रिप्रेजेंट करने वाले हैं जनरल इलेक्शन में। अब वहां पे जितने भी प्रोमिनेंट मेंबर्स होंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के, अगर उनमें से किसी को भी प्रॉब्लम है जो बाइडेन के या कमाला हैरिस के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनने से, तो वो हाथ खड़े होके ओपनली बोल सकते हैं कि हम नहीं चाहते आप प्रेसिडेंट बनो। तो यहां पे एक फॉर्मल अप्रूवल लिया जाता है एक पर्सन को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाने से पहले। तो भाई अगर बहुत ज्यादा डिस्कॉर्ड होता है, यानी कि बहुत ज्यादा अपोजिशन आता है कि नहीं भाई हम इनको प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहते, तो उस केस में वोटिंग भी हो सकती है नेशनल कन्वेंशन में। हालांकि नेशनल कन्वेंशन तक आते आते हर पॉलिटिकल पार्टी का एक क्लियर स्टैंड सामने आ जाता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा और कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। उसके बाद होता है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो पूरी कंट्री में कैंपेन करते हैं और जनरल पॉपुलेशन को बताने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारी क्या पॉलिसीज रहेंगी। अब आप समझो दोस्तों, यहां पे इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज को फॉर्म किया जाता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में आप मान लीजिए 538 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो जनरल पब्लिक यूएसए की वोट डालती है ना, वो इन इलेक्टर्स के लिए डालती है। जो यूएसए की जनरल पब्लिक है वो डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप के लिए या जो बाइडेन के लिए वोट नहीं डाल रही है, वो इन 538 इलेक्टर्स के लिए वोट डाल रही है। तो ये 538 इलेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ जो बाइडेन एंड ऑन बिहाफ ऑफ डोनाल्ड ट्रंप पूरे देश में खड़े होंगे, और अलग अलग जो स्टेट्स हैं यूएसए की, वो जनता जाके इन इलेक्टर्स के लिए वोट डालेगी। तो इसके बाद आप देखोगे कि ये 538 इलेक्टर्स चुन के आ जाएंगे और फिर ये इलेक्टर्स वोट डालेंगे। ओके, और इन इलेक्टर्स में से, मतलब इन 538 वोट्स में से जो हाफ 270 ले जाएगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। और यहां पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों का चुनाव साथ में बोलता है। अब आप बोलोगे कि ये 538 इलेक्टर्स कौन है? ये 538 इलेक्टर्स लेजिस्लेचर नहीं बनाते हैं। ये 530 इलेक्टर्स कुछ नॉमिनल फिगर्स होते हैं, जैसे कि ब्रैड पिट, एंजेलिना जूली को नॉमिनेट कर दिया गया, किसी को भी किया जा सकता है। तो मान लीजिए डेलावेयर यूएसए में इलेक्शन हो रहा है और डेलावेयर यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बिहाफ पे ब्रैड पिट को नॉमिनेट कर दिया कि भाई तुम डेलावेयर में रिपब्लिकन पार्टी के बिहाफ पे इलेक्टर हो। तो जब डेलावेयर में इलेक्शन डाला जाएगा तो ब्रैड पिट के लिए इलेक्शन डाला जाएगा, क्योंकि यहां पे जो ब्रैड पिट हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया है। अब समझिए बात को यहां पे। ओके, वो जो पर्सन है ब्रैड पिट, बेसिकली उसका जो नॉमिनेशन हो रहा है वहां पे इलेक्टर होने के लिए वो एक पर्टिकुलर पार्टी कर रही है। तो वो रिपब्लिकन पार्टी अपना एजेंट वहां बैठाएगी, जो डेमोक्रेट पार्टी है वो अपना बैठाएगी। समझ रहे? तो हर जो स्टेट है आपकी यूएसए की, वहां से कुछ इलेक्टर्स इलेक्ट होंगे और पूरे यूएसए में 538 इलेक्टर्स इलेक्ट होंगे। और इसके चलते एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा 538 लोगों का, और ये 538 लोग फिर सीधे सीधे वोट डालेंगे किसके फेवर में? एक तरफ होंगे आपके डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस,
दूसरी तरफ होंगे आपके जो बाइडेन और कमाला हैरिस, और जो 270 वोट्स ले जाएगा वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको पूरा इलेक्शन प्रोसीजर यहां पे समझाया है। अब देखते हैं कि ट्रंप इस इलेक्शन को जीत कैसे सकते हैं। बहुत सिंपल पॉइंट। सबसे पहली चीज तो दोस्तों ये कि जो बाइडेन ट्रंप से ज्यादा बूढ़े हैं, तो ज्यादा बूढ़े होने के चक्कर में जो उनकी एनर्जी है वो कम दिखती है, जो उनकी एज है वो ट्रंप से ज्यादा दिखती है। तो दो फैक्टर्स तो ये हो गए कि फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लस जो बाइडेन की जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं वो ट्रंप से थोड़ी कम है, ये भी बोला जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि जो आपके जो बाइडेन है, ही इज अ कंज्यूमेट वॉशिंगटन इनसाइडर। अब ये कौन सी चीज है भाई? कंज्यूमेट वॉशिंगटन इनसाइडर क्या होता है? इसको आप नेपोटिज्म के साथ जोड़ो, मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको बहुत इनफॉर्मल तरीके से समझा रहा हूं। इंडिया में जैसे कि फॉर एग्जांपल जब इलेक्शन लड़ा गया था 2014 का, जिसमें मोदी साहब जीत के आए थे, तो वहां पे आप कह सकते हो कि कांग्रेस की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे वो थे राहुल गांधी, और बीजेपी की तरफ से मोदी थे और मोदी की लहर थी। अब यहां पे एक बहुत मेजर फैक्टर है, देखिए किसी भी इलेक्शन में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, कौन सा नेता प्रधानमंत्री बन रहा है, ये इस बात पे बहुत हद तक डिपेंड करेगा, बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। और एक फैक्टर ये था कि राहुल गांधी एक रूलिंग डायनेस्टी को बिलोंग कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं लोग चेंज चाहते थे। और नरेंद्र मोदी जी भी एक पॉलिटिशियन थे, बट नरेंद्र मोदी जी की जो पब्लिक इमेज थी ना, वो कुछ ऐसी थी कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पॉलिटिक्स का नहीं रहा है, वो बहुत नीचे से उठ के ऊपर आए हैं, चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है। तो यहां पे लोगों के अंदर एक फीलिंग थी कि भैया हमारे देश में रिप्रेजेंटेटिव्स केवल रूलिंग फैमिली से नहीं आएंगे, हमारे देश में रिप्रेजेंटेटिव केवल हाई पॉलिटिकल क्लास से नहीं आएंगे। जो बाइडेन को इस इलेक्शन में कुछ लोग एक कंज्यूमेट वॉशिंगटन इनसाइडर की तरह देख रहे हैं, एक ऐसे इनसाइडर की तरह देख रहे हैं जिनका बैकग्राउंड ही पॉलिटिक्स का रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन रहे हैं, उनका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का नहीं रहा है। इसीलिए ये वाला जो फैक्टर है कंज्यूमेट वॉशिंगटन इनसाइडर वाला, वो जो बाइडेन के अगेंस्ट जा सकता है कुछ जगहों पे, कुछ जगहों में फेवर में भी जा सकता है। उसके बाद इससे पहले क्या जो बाइडेन ने कभी प्रेसिडेंट बनने की कोशिश की है? बिल्कुल। डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन में खड़े हुए थे जो बाइडेन 1988 में और 2008 में, और दोनों बार वो इस डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन को नहीं जीत पाए। तो इससे पहले कई बार ऐसा हुआ, दो बार एक्चुअली में ऐसा हुआ है कि जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट बनने की कोशिश की, बट वो अपनी ही पार्टी से आगे नॉमिनेट नहीं हो पाए। तो यहां पे भी उनको एक लूजर की तरह देखा जा रहा है। फिर ये बोला गया कि जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं ट्रंप की, वो जो बाइडेन से ज्यादा अच्छी हैं, और जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं, उन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल बहुत काम देती है, क्योंकि पूरा का पूरा अमेरिका, इनफैक्ट दुनिया देख रही होती है इन प्रेसिडेंशियल स्पीचेस को, जहां पे एक तरफ ट्रंप बैठे होते हैं, एक तरफ बाइडेन बैठे होते हैं, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। एक्चुअली में इन प्रेसिडेंशियल स्पीचेस में होना ये चाहिए कि हर कैंडिडेट अपनी अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स बताए, पॉलिसीज बताए, फॉरेन पॉलिसी के इशू को सामने लेके आए, इकोनॉमी के इशू को सामने लेके आए। बट यहां पे ट्रंप साहब और जो बाइडेन साहब एक दूसरे पे इल्जाम लगाते नजर आए। एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है, दो और होनी थी, शायद दूसरी 15 अक्टूबर को होनी है, बट प्रॉब्लम यह है कि अब ट्रंप को हो गया है कोविड-19, तो उसके चलते 2 अक्टूबर को शायद ये न्यूज आई थी कि ट्रंप को कोविड-19 हुआ है। तो अभी ट्रंप को अगर कोविड हो गया है, 2 या 3 अक्टूबर को न्यूज आई थी, तो उसके चलते आप देख सकते हो कि हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप पार्टिसिपेट ना करें। और अगर प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो जो बाइडेन को यहां पे एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि ट्रंप की जो सिचुएशन है वो स्ट्रांग हो सकती है। फिर भाई जो ट्रंप का बेस है वो सब्सटेंशियल है, लॉयल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रंप ने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो इनके कोई भी प्रेडेसेसर नहीं कर पाए। इकोनॉमिक पॉलिसीज को बहुत जबरदस्त तरीके से रिफॉर्म किया है। आप देखो, चाइना जो कि यूएसए की इकोनॉमी से इतना फायदा उठाता है, तो भैया एक ट्रेड वॉर छेड़ दिया। आपको पता है चाइना के कितने सारे प्रोडक्ट्स थे जिनको यूएस में बहुत मिनिमल इंपोर्ट ड्यूटी में इंपोर्ट किया जा सकता था। और वहीं पे देखिए गूगल की जो टेक कंपनीज हैं, उनकी एंट्री को चाइना ने अपने मार्केट में बहुत लिमिटेड कर रखा है। चाइना बहुत, आप कह सकते हो कि चालाक देश है। चाइना इतना चालाक देश है कि जिस चीज में उनको फायदा होता है, जैसे कि सप्लाई चेन को अपने देश में बनवाना, तो वो बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन अपना ट्विटर, गूगल उन्होंने सब बना रखा है, तो गूगल को और फेसबुक को एंट्री नहीं है उनके मार्केट में। तो इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी, उसके खिलाफ जंग सी छेड़ दी डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इक्वल टैरिफ ट्रीटमेंट होगा, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट चाइना को मिल रहा है ये नहीं होगा। दूसरी चीज जो डोनाल्ड ट्रंप की हैंडलिंग थी कोविड-19 की, वो लिबर्टेरियन थी। अभी एक्सपेक्ट तो ये किया जाना चाहिए था कि भैया एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाएं ट्रंप,
लेकिन ट्रंप को पता था कि एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाने से बहुत सारी नौकरियां जा सकती हैं, बहुत सारे कहते हैं इकोनॉमी में, धंधे में लोगों को नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं लगाया अमेरिका में। और एक्चुअली में यह बोला जा रहा है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा तबका था जो ये चाहता था कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन न लगे, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग जाएगा तो उनकी मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगी, उनकी मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगी तो उनकी जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है, जो कमाने की क्षमता है, वो ब्लॉक हो जाएगी। फिर भाई ट्रंप ने जो भी बोला था कि मैं ट्रेड डील से एग्जिट करूंगा, वो ट्रेड डील से एग्जिट कर गए। क्लाइमेट एग्रीमेंट से उन्होंने छोड़ दिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। कहीं ना कहीं ट्रंप का जो एजेंडा है वो इनवर्ड लुकिंग है, वो सिर्फ देश के लोगों को ध्यान दे रहे हैं। तो इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त कर रखी गई है, तो इससे बहुत बड़ा जो तबका है अमेरिका का वो खुश है। अमेरिका के लोगों को तो ये लगता था ना कि इंडिया, चाइना, फिलीपींस, थाईलैंड, यहां से लोग आके हमारी जॉब को ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्ट्रीट में चले जाइए अमेरिका की, बहुत से इंडियंस आपको वहां पे परफॉर्म करते नजर आएंगे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अमेरिकन को पसंद नहीं आ रही थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे एक्शन लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इनवर्ड लुकिंग बनाने की यहां पे कोशिश की है, जो चीज बहुत सारे अमेरिकन को पसंद आ रही है। अमेरिकन ने बहुत, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत एग्रेसिवली ये जो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी है इसको प्रमोट किया है। और कहीं ना कहीं एक और इशू निकल के आता है कि जो रशियंस हैं वो एक डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं। देखिए यहां पे दो कंट्रीज हैं, रशिया, चाइना। रशिया ओपनली इस बात को डिक्लेयर कर चुका है कि वो चाहते हैं कि ट्रंप इस इलेक्शन को जीते, और चाइना ओपनली इस बात को डिक्लेयर करता है कि वो चाहते हैं कि ट्रंप इलेक्शन हार जाए, जो बाइडेन इलेक्शन जीते। तो यहां पे रशिया बहुत से डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है जो कि मदद करेंगे ऑब्वियसली किसको, यूएसए में ट्रंप को इलेक्शन जिताने में। फिर यह भी बोला जा रहा है कि सप्रेशन ऑफ वोट्स, ऐसा बोला जा रहा है कि ट्रंप ने ऐसी बहुत सी टैक्टिक्स ली हैं, कुछ इस तरीके का किया है, जेरीमैंडरिंग सी की गई है। अभी जेरीमैंडरिंग का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेट द बाउंड्रीज ऑफ एन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी एज टू फेवर वन पार्टी और क्लास। तो जैसे इंडिया में डीलिमिटेशन होता है ना, कि एक डीलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाता है, वो टेरिटोरीज की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्री है उनको सेटअप करता है। अगर आपने मेरी पॉलिटी की वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा। कुछ इस तरीके की चीजें जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है और जो रिपब्लिकन पार्टी है उसने की है। तो इलेक्टोरल बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया है, जो इलेक्शन के डे के जिनका टाइम है उसको बदला गया है, तो वोटिंग एलिजिबिलिटी को बदला गया है। कहा जा रहा है, आप देखिए ऑथर यहाँ पे ये जो इल्जाम लगा रहा है ये बहुत बड़े इल्जाम है। अभी इनके ऊपर अमेरिकन सोसाइटी में भी एक बहुत बड़ी बहस चलती है। फिर कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि एक डर का माहौल बनाया जा रहा है जिससे माइनॉरिटी और डिसएडवांटेज ग्रुप्स आके वोट ना करें। अब ये जो माइनॉरिटी और अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं ये ट्रेडिशनली हमेशा डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते हैं। अब यहां पे बोला यह जा रहा है कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शंस जीते थे तो रिपब्लिकन पार्टी ने कुछ ऐसा ही किया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही है। अब ये कितना सच है कितना गलत है ये अलग बात है, बट ठीक है, मेरा आपको बताना काम है। ओके, सोर्स मैं आपको पहले बता चुका हूं, इंडियन एक्सप्रेस में और ये एडिटोरियल आया था, तो मैं आपको बता रहा हूं कहीं ना कहीं देखिए जो यूएस का मीडिया है वहां पे भी ये सब बातें होती रहती हैं। अगर आप वॉशिंगटन टाइम्स पढ़ते हो या वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे इस तरीके की न्यूज दिखेंगी। उसके आगे बात करिए कि इस समय पे जो अमेरिका में माइनॉरिटीज है ना, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा कहा जा रहा है कि वो बाइडेन को वोट नहीं देना चाहेंगी। उसका रीजन ये है कि बाइडेन के ऊपर हमेशा से इल्जाम लगाया गया है कि वो ब्लैक पीपल के अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं। बाइडेन हैज अ हिस्ट्री ऑफ टेकिंग स्टैंड दैट ऑफेंड ब्लैक पीपल, इंक्लूडिंग हिज अपोजिशन टू स्कूल बसिंग फॉर रेशियल इंटीग्रेशन एंड हिज सपोर्ट फॉर स्ट्रॉन्ग पुलिस एक्शन अगेंस्ट ब्लैक सस्पेक्ट। तो यहां पे ये मत समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप को इस समय एंटी ब्लैक देखा जा रहा है। बाइडेन की भी ये हिस्ट्री रही है, और कहीं ना कहीं जो ब्लैक वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ खींचने के लिए वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनाया गया कमाला हैरिस जी को। अभी देखिए कमाला हैरिस जी के जो फादर हैं वो तो जमैकन थे, लेकिन इनकी जो माता थी श्यामला गोपालन हैरिस, आई एम सॉरी मुझे नाम याद नहीं है, वो इंडियन है। तो इनकी माता जी इंडियन है, इनके फादर जमैकन है, तो इनको कंप्लीटली ब्लैक नहीं माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ब्लैक वोटर्स हैं वो पूरी तरीके से कमाला हैरिस से यहां पे आप कह सकते हो कि वाक्य नहीं रख पा रहे हैं, पूरी तरीके से कमाला हैरिस के सपोर्ट पे नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा मीडिया का बोल रहा है। अब मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, यूएस की भी जो मीडिया है ना, वहां पे भी जो रिपोर्टिंग होती है ना वो कई बार न्यूट्रल नहीं होती है। हो सकता है कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये एक बायस्ड स्टेटमेंट हो। जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं ये सब हो तो मीडिया में रिपोर्ट रहा है ना, तो हो सकता है कुछ चीजें बायस्ड हो सकता है कुछ चीजें अनबायस्ड हो, न्यूट्रल हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, चलिए हम देखते हैं यूएस की पॉलिटी में क्या बातें चल रही हैं, उसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर ये बोला जा रहा है कि जो लैटिनोज हैं, ओके, लैटिनोज के अंदर जो कमाला हैरिस है उनकी ज्यादा चर्चा नहीं है। आप बोलोगे कि जो लैटिनोज हैं इनके ग्रुप में कौन कौन आता है, तो बेसिकली जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के जो मेंबर है वो इसमें आ जाएंगे। मैक्सिको हो गया, उसके आसपास की जो कंट्रीज हो गई, इसके बारे में भी आगे बात करूंगा। जो हिस्पैनिक और जो लैटिन अमेरिकन ग्रुप है ये क्या है, इन हिस्पैनिक्स के अंदर, इन लैटिनोस के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं कमाला हैरिस जी को ये जो लैटिनोस हैं, जो ये हिस्पैनिक्स हैं, ये सपोर्ट नहीं करते हैं। अब बात की जाए ट्रंप के अकॉम्प्लिशमेंट की, तो जल्दी से देख लेते हैं। ट्रंप ने भैया फेडरल जुडिशरी को बदल कर रख दिया है। सबसे जबरदस्त अगर जजेस की अपॉइंटमेंट हुई तो वो ट्रंप के समय में हुई है। 2 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, 187 जजेस टू द फेडरल बेंच। अभी के लिए यूएस की जितनी भी सर्किट कोर्ट्स हैं वहां 25% ऑफ द अपॉइंटमेंट किसने किए हैं, ट्रंप ने किए हैं। यूएस की 13 यूएस सर्किट कोर्ट्स में 50 जजेस ट्रंप द्वारा अपॉइंट किए गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे जजेस ट्रंप को सपोर्ट करेंगे, बट इनका अपॉइंटमेंट ट्रंप के थ्रू ही हुआ है। फिर ट्रंप ने बोला है कि मैं एक स्पेस फोर्स बनाऊंगा। तो आप कह सकते हो कि ट्रंप ऑफिशियल स्टैब्लिश द 6th ब्रांच ऑफ यूएस आर्म्ड स्पेस, जो कि है आपकी स्पेस फोर्स। इससे पहले जो यूएस फोर्स थी वो 1947 में बनाई गई, अब ये स्पेस फोर्स बनाई गई है। अच्छा, एक और बात, इस स्पेस फोर्स को पोटेंशियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थ्रेट्स के लिए नहीं बनाया गया है। इस स्पेस फोर्स को इसलिए बनाया गया है कि जो यूएस मिलिट्री के एसेट्स हैं स्पेस में, जो यूएस मिलिट्री की सैटेलाइट्स घूमती हैं स्पेस में, जो कमर्शियल यूएस की सैटेलाइट घूमती है स्पेस में, उसको फॉरेन अटैक से बचाने की कोशिश की जा सके। फिर टैक्स रिफॉर्म में तो आप देखिए टैक्स कट्स और जॉब्स एक्ट को लेके आए हैं। देखिए रिपब्लिकन टैक्स बिल है जिसने टैक्स कोड को बहुत रेवोल्यूशनरी तरीके से चेंज किया है यूएस में। टैक्स कट्स किए, जॉब्स एक्ट लेके आए। फॉर एग्जांपल जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है यूएसए में उसको 35% से घटा के 21% कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? इस टैक्स को बचाने के लिए कभी कभी जो अमेरिकन कंपनीज थी ना, ये अपना मैक्सिमम कर जो काम होता था उसको फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में शिफ्ट कर देती थी। आज की डेट में जो यूएस की सप्लाई चेन है वो चाइना में क्यों है? क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अमेरिकन अपने यहां नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, बट उसके बहुत से रीजन है। चाइना में चीप लेबर है, अमेरिका में चीप लेबर नहीं है। चाइना में जो टैक्स रिजीम है वो बहुत स्मूथ है, कॉर्पोरेट्स को अच्छा लगता है। यूएसए में टैक्स रिजीम थोड़ा ज्यादा भारी पड़ रहा था इनको, 35%। तो यहां पे एक फैसेट को, यानी कि जो कॉर्पोरेट्स को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, ये ट्रंप ने सुधारने की कोशिश की, इसको 35% से 21% किया गया। इकोनॉमिस्ट जैसे ये चीज हुई थी ना, ये जो टैक्स रिफॉर्म्स आए थे उसका इकोनॉमिस्ट ने बोला कि यूएस की इकोनॉमी 3% से बढ़ेगी। ट्रंप ने खुद बोला कि मैं अमेरिका की इकोनॉमी को इस रिफॉर्म के थ्रू 6% से बढ़ाऊंगा। अब आप सोचिए यूएस की इकोनॉमी बहुत बड़ी है और 3% से 6% का इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन जो लेटेस्ट इकोनॉमिक फिगर्स निकल के आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि कुछ 3% या 6% इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी बहुत हद तक स्टेबल है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। और कहीं ना कहीं जो यूएस के कॉर्पोरेट्स हैं वो इस ट्रंप के एक्शन से खुश थे। फिर एक और एक्ट है जिसका नाम है आपका फर्स्ट स्टेप एक्ट। अब ये फर्स्ट स्टेप एक्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं। फर्स्ट स्टेप एक्ट में क्या हुआ, ये दिसंबर 2018 में लाया गया था। मार्किंग द फर्स्ट लेजिस्लेटिव विक्ट्री इन ईयर्स फॉर एडवोकेट सीकिंग टू रिफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यहां क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म करने की कोशिश की गई और यहां पे फेडरल प्रिजन सिस्टम को संभालने की कोशिश की गई, सही करने की कोशिश की गई। ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो फर्स्ट स्टेप एक्ट था, दिस वाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एंडिंग मास इनकार्सरेशन। आप बोलोगे ये मास इनकार्सरेशन क्या होता है? मास इनकार्सरेशन, देखिए यूएस में मास इनकार्सरेशन का मतलब ये होता है कि जो जेल्स हैं यूएस की वो बहुत ज्यादा भरी हुई हैं और वो एक्चुअली में अफ्रीकन अमेरिकन मैन से भरी हुई। तो जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग रहते हैं यूएस में उनको बहुत ज्यादा छोटे छोटे पेटी ग्राम्स में उठा के जेल में डाल दिया जाता है, इसलिए जेल भरी चली जा रही है। इसको बोला जाता है मास इनकार्सरेशन। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट स्टेप एक्ट था ये मास इनकार्सरेशन को कुछ हद तक कम करने के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड था। तो आप देखोगे जब कांग्रेस में ये बिल गया तो हर पार्टी ने इसको सपोर्ट किया। फिर यूएस के समय पे जो आइसिस कैलिफेट है इसको हराया गया, अबू बकर अल बगदादी को मारा गया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कायला म्यूलर। कायला म्यूलर एक यूएस सिटीजन थी जिनको आइसिस ने बंदी बना लिया था और अबू बकर अल बगदादी की कैप्टिविटी में रही थी। बहुत ज्यादा अत्याचार हुए थे उनके अगेंस्ट में। यूएस ने उसका बदला लिया, जबरदस्त तरीके से अबू बकर अल बगदादी को मार दिया और इसके बाद ट्रंप की बहुत वाहवाही हुई थी यूएसए में। तो ये एक मेजर फैक्टर था ट्रंप के सपोर्ट में। हालांकि अब 2 साल बीत चुके हैं इस बात को, तो ऑब्वियसली 2 साल नहीं, लगभग 1 साल बीत चुका है इस बात को। तो
उस चीज को लोग, होता है ना कि जो अच्छी चीजें होती है थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं। फिर आगे बात की जाए मेल इन वोट्स वर्सेस इन पर्सन वोट्स। अभी हो क्या रहा है कि देखिए यूएस में दो तरीके की वोटिंग की बात हो रही है। कोरोना का पैंडेमिक फैला हुआ है, तो कोरोना के पैंडेमिक में हाँ, वैसे तो नॉर्मल अगर केसेस में आपको वोटिंग बूथ में जाके वोट देना होता है, यहां पे बोला जा रहा है कि मेल इन वोट्स, यानी कि एक पोस्ट कार्ड छापा जाएगा, उस पोस्ट कार्ड को उस पर्सन के घर में भेजा जाएगा और वो उस पोस्ट कार्ड में अपने जिसको भी वो वोट देना चाहता है उसका नाम लिखेगा और उसको वापस भेज देगा। अब यहां पे दो ग्रुप्स बन रहे हैं। जो डेमोक्रेट्स हैं वो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया मेल इन वोट से वोटिंग होनी चाहिए। जो रिपब्लिकन्स हैं जैसे कि ट्रंप, वो बोल रहे हैं कि वोट इन पर्सन करो, कोविड-19 ने तो क्या हुआ, आके वोट करिए। यहां पे जो ट्रंप है, जो रिपब्लिकन पार्टी, वो ये बोलने की कोशिश कर रही है कि मेल इन वोट से फ्रॉड हो सकता है, जबकि एफबीआई डायरेक्टर ने खुद बोला है कि भैया मेल इन वोट से कोई बहुत बड़ा फ्रॉड होने की आसार नहीं है। बट फिर भी कहीं ना कहीं ट्रंप इस बात पे जोर डाल रहे हैं कि भाई मेल इन वोट्स मत करवाइए, इन पर्सन वोट्स करवाइए। हालांकि मेल इन वोट्स होंगे, ट्रंप के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो वोटिंग प्रोसेस को इस हद तक अफेक्ट कर दे। और पॉपुलर पोल्स में दोस्तों सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये बोला जा रहा है कि जो बाइडेन जीत जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लोग डायरेक्टली ट्रंप या जो बाइडेन के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं इन 538 इलेक्टर्स के लिए। और ये 538 इलेक्टर्स इन देयर टर्न जो बाइडेन के लिए या डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट करेंगे। अभी यहां पे कुछ स्विंग स्टेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ ऐसे स्विंग स्टेट्स हैं दोस्तों जो कि ना पूरी तरीके से रिपब्लिकन डोमिनेटेड है, ना पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक डोमिनेंट है। और ये जो फ्लिप स्टेट, ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, एंड टाइम पे किसी भी की तरफ फ्लिप कर सकते हैं। अभी के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि 9 ऐसे स्विंग स्टेट्स निकल के आ रहे हैं। तो ये ऐसे जो स्विंग स्टेट्स हैं जो पूरी तरीके से ना रिपब्लिकन पार्टी के हैं ना डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, एंड टाइम पे ये जिस कैंडिडेट की तरफ खिसक जाएंगे उस कैंडिडेट के जीतने के आसार बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए स्विंग वेट्स के फिनोमेना को हो सकता है कि जुडिशरी में चैलेंज किया जाए यूएस में। तो यूएस के सुप्रीम कोर्ट में इस स्विंग स्टेट वाले फिनोमेना को मान लो अगर चैलेंज कर दिया जाता है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद या फिर जो बाइडेन के जीतने के बाद, तो उस केस में एक जज के प्रेरोगेटिव पे डिसाइड करेगा कि कौन इलेक्शन जीतने वाला है। और यहां पे जो ज्यादातर जजेस हैं वो ट्रंप द्वारा बैठाए गए हैं, ऐसा आर्टिकल में इस ऑथर बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो जो जज हैं वो पूरी तरीके से ट्रंप को सपोर्ट कर देंगे, बट कहीं ना कहीं ट्रंप ने जो अपना नॉमिनेशन किया है वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों के हिसाब से किया है। और इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले के हिसाब से भी अगर वो जजेस चले तो ट्रंप की फेवर में डिसीजन आ सकता है। ऐसे बहुत से दोस्तों बातें यहां पे बोली जा रही हैं। फिर यहां पे वोट सप्रेशन की भी बात हो रही है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो ब्लैक्स हैं और जो हिस्पैनिक्स हैं, कुछ वोटर सप्रेशन के ऐसे तरीके बताए गए हैं जहां पे बहुत सारे ब्लैक्स को, बहुत सारे हिस्पैनिक्स को वोटिंग आईडी कार्ड्स इशू नहीं किए गए, उनके वोटिंग आईडी रिक्वायरमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम बताई गई है। फिर एक व्हाइट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जैसे कि कू क्लुक्स क्लैन, यहां पे लिखा हुआ देखिए कू क्लुक्स क्लैन। ऐसे बहुत से और व्हाइट विजिलेंट ग्रुप्स हैं जो कि इस बात को इंश्योर करेंगे कि वोटिंग के दौरान बहुत ज्यादा ट्रंप के अगेंस्ट वोटिंग ना हो। आप सोचिए यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्री में भी इस तरीके के ग्रुप्स यहां पे प्रोलिफरेट कर रहे हैं। तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है, जो ब्लैक्स हैं, जो स्पैनिक्स हैं, जो कि ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स को वोट देते चले आ रहे हैं, वो ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा वोट ना दे पाए, इसलिए विजिलेंट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं यूएसए में। हिस्पैनिक्स और लैटिनो किनको बोला जाता है, जो उनकी नेशनैलिटी क्यूबन है, मैक्सिकन है, प्यूर्टो रिकन है, साउथ या सेंट्रल अमेरिका है, या फिर वो कंट्रीज जहां पे स्पेनिश कल्चर फैला हुआ था, इसको हिस्पैनिक या फिर लैटिनो अमेरिकन आप बोल सकते हो। तो इनका जो वोटिंग पैटर्न है इसको सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी, 100% की जाएगी। 2016 में ऐसा हुआ था और बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी भी ऐसा हुआ जाएगा। और 29 सितंबर को जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई डोनाल्ड ट्रंप के बीच में और जो बाइडेन के बीच में, वहां पे व्हाइट विजिलेंटिज्म को सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने अपोज नहीं किया है। तो अगर उसको सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने अपोज नहीं किया है तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इसको सीधे सीधे प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। ओके, साथ साथ ट्रंप ने लेफ्ट विंग वायलेंस को क्रिटिसाइज किया। अब आप बोलोगे कि ये लेफ्ट विंग वायलेंस क्या है। देखिए जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक ब्लैक पर्सन थे, उसको एक व्हाइट ऑफिसर ने गर्दन के ऊपर टांग रख के, कोहनी रख के दबा के मार दिया था। आपने शायद वीडियो देखी होगी। बाद में एक ब्लैक को और मारा गया और पूरे यूएस में दंगे भड़क गए। अब जब ये दंगे भड़के थे दोस्तों तो इनको नाम दिया गया लेफ्ट विंग वायलेंस।
मैंने आपको बताया ना कि यूएस की सोसाइटी में राइट विंग और लेफ्ट विंग का कंसेप्ट इस तरीके से निकल जाता है कि जो व्हाइट सुप्रीमेसी को सपोर्ट करता है उसको राइट विंग बोला जाता है, और इसके बिल्कुल ही अगेंस्ट एक्सट्रीम तरीके से वायलेंस को प्रमोट करके जो लोग काम करते हैं उसको लेफ्ट विंग बोला जाता है। तो इन दंगों को, इन वायलेंस को लेफ्ट विंग वायलेंस बोला गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत वोकली इस लेफ्ट विंग वायलेंस को क्रिटिसाइज किया है, और कहीं ना कहीं व्हाइट विजिलेंटिज्म को इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, बट इनके खिलाफ भी कुछ नहीं बोला है। तो कहीं ना कहीं यहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप का वोटर बेस है वो व्हाइट सुप्रीमेसी को प्रोटेक्ट करने वाला है। अब ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज यहां पे निकल के आती है। अब फाइनली यहां पे क्या होने वाला है ये देखते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जब ट्रंप जी की रैली होती है, भाई साहब जबरदस्त तरीके से स्टेडियम भर जाते हैं, पार्किंग लॉट्स भर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रंप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जब इश्यूज में तुरंत फ्लिप फ्लॉप कर जाएंगे। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ पे ट्रंप बोलते हैं कि भैया क्या क्लाइमेट चेंज, हम तो कोल माइनिंग को और फ्रैकिंग को और शेल गैस को निकालने को प्रमोट करेंगे, और एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो कांग्रेस में बोलेंगे कि नहीं भाई ऑफशोर ड्रिलिंग को रोको, ये जो आप समुद्र के नीचे से तेल निकाल रहे हो इसको रोको। तो वो कभी भी फ्लिप फ्लॉप हो जाएंगे, वो अपनी इंटरनेशनल फॉरेन रिलेशन में भी फ्लिप फ्लॉप हो जाते हैं। जरूरत के समय पे होता है ना कि गिरगिट ने रंग बदल लिया, कुछ इस टाइप का उनका आदत है। तो आज की डेट में लद्दाख में इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो वो बोले कि हाँ भाई हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, कल की डेट में लड़ाई छिड़ जाए तो कोई सपोर्ट करे ही ना। तो इस टाइप के वो प्रेसिडेंट है, तुरंत ही क्रॉस ओवर हो जाते हैं एक साइड से दूसरी साइड। तो ये कुछ कारण है जिनके चलते बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी जो बाइडेन को हरा सकते हैं इलेक्शन में। अब जो होगा वो तो समय ही बचाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। गुड बाय।